चलिए देखिएगा, तो भारत के इतिहास में जो है हम तुगलक वंश के बारे में पढ़े थे और हमने पढ़ा मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है क्या क्या घटनाएं घटी और उन घटनाओं में जो है मोहम्मद तुगलक की क्या विशेषता या एक चरित्र जो है हमारे सामने आता है। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत याद रखिएगा, इसके कुछ टॉपिक्स पर और भी डिस्कस करेंगे हम लोग तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है ये 5 घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा इसके समय जो है ना एक बात और ध्यान रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा शासक रहा है जिसके समय में पूरे दिल्ली सल्तनत में जितने बार विद्रोह हुए हैं, सबसे ज्यादा बार विद्रोह जो है इसी के समय माने जाते हैं। ठीक है, लगभग 34 बार, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसकी कुछ विशेषता या फैक्ट की बात करें तो याद रखिएगा, विद्रोह की बात करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा किसी राजा से बगावत करने या सल्तनत से बगावत करने के जो सिचुएशन है वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में पूरे सल्तनत में जितने भी शासक रहे हैं सबसे ज्यादा बार बगावत इसी के समय हुआ है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि बगावत जो है या विद्रोह जो है कितने बार, 34 टाइम्स। ठीक है, तो 34 टाइम्स विद्रोह हुए हैं, इसका मतलब समझिए इसके समय में शासन करना कितना कठिन हुआ होगा। ठीक है, याद रखिएगा सबसे ज्यादा बार विद्रोह दक्षिण क्षेत्र से हुआ है, 27 बार अकेले। ठीक है, तो इसके समय में याद रखिएगा कि 27 टाइम्स जो है साउथ क्षेत्र से या साउथ इंडिया से जो है बगावत हुआ था। ठीक है, टोटल मत कर दीजिएगा दोनों को, 34 बार में 27 बार अकेले कहां से विद्रोह हुए हैं, दक्षिण क्षेत्र से। ठीक है, और यही कारण है कि दक्षिण क्षेत्र धीरे धीरे जो है अलाउद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है खो दिया धीरे धीरे। ठीक है, तो ये कारण है, समझिएगा कि इन कारणों से जो है ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, कुछ विद्रोह जो है हालांकि इससे समय में सबसे 2 प्रमुख विद्रोह होते हैं, लेकिन बहुत सारे विद्रोह हैं, याद रखिएगा इतनी सारी की संख्या है। ठीक है, तो सभी विद्रोह के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, याद रखिएगा कुछ विद्रोह के बारे में बताता हूं मैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 2 प्रमुख विद्रोह के बारे में बात करेंगे। ठीक है, 2 प्रमुख विद्रोह, लेकिन एक बात याद रखिएगा, फैक्ट की बात तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक टाइम्स या बार जो है विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अलग अलग जगह पे, फॉर एग्जांपल सिंध विद्रोह हुआ था। ठीक है, दक्षिण विद्रोह तो इतने बार हो चुका है, याद रखिएगा जिसकी संख्या नहीं है, यानी 27 टाइम्स। ठीक है, उसी प्रकार बंगाल विद्रोह हुआ, उसी प्रकार बिहार विद्रोह हुआ, बहुत सारे विद्रोह हुए हैं। ठीक है, तो कुछ विद्रोह के बारे में हम डिस्कस करेंगे, याद रखिएगा। तो पहला है विजयनगर साम्राज्य का उदय, यानी एक ऐसा घटना जिसके कारण विजयनगर साम्राज्य का उदय हो गया, तो ये विद्रोह के कारण ही हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पहला विजयनगर साम्राज्य का उदय, और याद रखिएगा इन विद्रोहों में जो है, और दूसरा विद्रोह याद रखिएगा अलाउद्दीन हसन का विद्रोह, और इससे हुआ था आपका बहमनी साम्राज्य का उदय। ठीक है, ये 2 विद्रोह याद रखिएगा, इसके अलावा जो है अन्य विद्रोहों में बहुत सारे विद्रोह हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा जो बहमनी राज्य का स्थापना हुआ, याद रखिएगा। तो आप याद रख सकते हैं कि 1336 में ये आपका एक पहला घटना, और 1347 में जो है एक घटना। ठीक है, तो 2 घटनाओं के लिए याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य के उदय के बारे में, और दूसरा याद रखिएगा अलाउद्दीन हसन, ठीक है, बहमन शाह का विद्रोह, याद रखिएगा। तो ये 2 विद्रोह है, याद रखिएगा, जिसको हरिहर बुक्का, ठीक है, याद रखिएगा हरिहर और बुक्का नामक व्यक्तियों ने किया था, और इसे किसने किया था, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ठीक है, तो ये 2 विद्रोह याद रखिएगा इसके समय का। इसके साथ ही साथ याद रखिएगा इसके समय में और भी विद्रोह हुआ है। ठीक है, अब इसकी जो बहन थी, याद रखिएगा उसका एक पुत्र था गुलबर्गा। ठीक है, तो गुलबर्गा विद्रोह भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो गुलबर्गा विद्रोह कैसा है, तो याद रखिएगा एक छोटी सी एग्जांपल की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ गुलबर्गा विद्रोह क्या है। तो एक व्यक्ति था, याद रखिएगा तारसा करके एक व्यक्ति था,
और गुलबर्गा दोनों दोस्त थे, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि उसकी बहन का पुत्र और एक अलग क्षेत्र का जो है शासक जो था, तारसा नाम था उसका। ठीक है, अब इसने क्या किया, तुगलक के समय विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह किया तो विद्रोह करने के साथ ही क्या हुआ कि वो विद्रोह में जो है सुल्तान ने उसको दबाने के लिए जो है सेना भेज दिया, वो अपने क्षेत्र से भाग गया। ठीक है, भागा, दूसरे हिंदू शासक के क्षेत्र में शरण ले लिया उसने। ठीक है, दक्षिण भारत के क्षेत्र में जो है शरण लिया उसने, तो उसने अपना सेना उसके क्षेत्र में भेज दिया। ठीक है, जिसका नाम जो है बल्लाल, हमने पढ़ा है बल्लाल दक्षिण क्षेत्र के लिए, अभी हमने हाल फिलहाल में बल्लाल के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो याद रखिएगा बल्लाल के क्षेत्र में। अब बल्लाल को यह बात पता चल गई कि हम हारने वाले हैं, तो उससे पहले जो है उसने क्या कर दिया, सौंप दिया सुल्तान को। अब सुल्तान ने क्या किया सोचिए, सुल्तान ने किया कि उसका खाल उखड़वा लिया पूरा, यानी शरीर का जो है बाहर से स्किन निकलवा दिया और उसके अंदर भूसा भर दिया। ठीक है, और उसके बाद उसको चौक में लगा दिया, बोला कि अब देखो कोई विद्रोह करता है। तो इसकी कूटनीति का या फिर इसकी क्रूरता का परिचय जो है ना इस विद्रोह से मिलता है, याद रखिएगा। इसे गुलबर्गा विद्रोह के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इस प्रकार की घटना है। अब एक जगह फिर पुनः एक तो सिंध में विद्रोह हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, अब सिंध में विद्रोह समझिए, सिंध में जो है ना इसका एक अच्छा मित्र, इसके जो पिता थे, याद रखिए गयासुद्दीन तुगलक, इसके बहुत अच्छा मित्र था वहां का शासक। ठीक है, तो हुआ क्या था, वो घटना बता रहा हूँ सिंध विद्रोह के समय। तो सिंध का जो शासक था या सूबेदार था, ये बहुत अच्छा शासक था और साथ ही साथ रक्षा प्रणाली में भी बहुत अच्छा व्यक्ति था। क्यों? क्योंकि सिंध क्षेत्र जो है भारत के आक्रमण का मुख्य द्वार हुआ करता था। ठीक है, तो तुगलक ने उसको एक एक राजदूत भेजा, बोला कि हमारे साथ जो है देवगिरी चलो। ठीक है, तो जिस व्यक्ति को इसने भेजा था उसको उसका वध कर दिया उसने। सिंध वाले क्षेत्र में जैसे ही उसको बताने गया वो, और बोला मैं नहीं जाऊंगा। दौलताबाद जाने की बात की गई थी, देवगिरी क्षेत्र में जाने की बात की गई थी, तो बोला मैं नहीं जाऊंगा, और उसके विरुद्ध में जो है क्या किया उसने, उसको मार दिया। अब सुल्तान को यानी तुगलक को ये बात पता चली। अब जब तुगलक को ये बात पता चली तो उसको पकड़ने गया। ठीक है, पकड़ने गया, वो नहीं मिला। जैसे तैसे करके उसको पकड़ा गया, मतलब दूसरे राज्य में भागा, शरण लिया उसने, पकड़ा उसको, और पकड़ के जो है पुनः उसके साथ वही किया, उसके खाल उखड़वा ली और उसके बाद जो है उसके अंदर भूसा भर दिया। ठीक है, और भूसा भर के चौक पे लगा दिया। और उसके अलावा जो उसके अंदर का मांस निकला, उसके शरीर से जो मांस निकला, उसको पका दिया, और पकाने के बाद उसके बेटी या बेटा या फिर उसकी फैमिली को खाने को भेज दिया। ठीक है, तो इसकी क्रूरता जो है इस लेवल की थी, इसकी क्रूरता का परिचय है, याद रखिएगा। मतलब विद्रोह को दबाने के लिए इसने भी बहुत परेशान हुआ था, ये भी बहुत परेशान हुआ था। ठीक है, तो विद्रोह, इतने सारे विद्रोह समझ पा रहे हैं कि 34 बार विद्रोह मिले हैं इसको। ठीक है, तो उन विद्रोह में याद रखिएगा 27 बार तो दक्षिण भारत से हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा इसकी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, याद रखिएगा। तुगलक ने जो है अपने समय में जो घटनाएं घटाई, उसके कारण जो है अब धीरे धीरे तुगलक जो साम्राज्य है उसका पतन का कारण बनेगा ये। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके विद्रोह के बारे में मैंने बता दिया आपको। दो विद्रोह याद रखिएगा, आगे हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के बारे में, तब फिर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे वहां पर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दो राज्य जो है डेवलप होते हैं इसी की घटना से। क्यों? दौलताबाद का क्षेत्र याद रखिएगा, तो ये जो क्षेत्र है आपका, इसी क्षेत्र के आसपास जो है दो साम्राज्य का उदय होता है, क्योंकि इसने जो है दिल्ली से राजधानी बदली थी दौलताबाद, और दौलताबाद से पुनः कहां चला गया था, दिल्ली, जिसके कारण जो है जिस जगह को इसने छोड़ा वहां पर जो है दो साम्राज्य डेवलप हुए थे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा इसके समय जो है तीन महत्वपूर्ण बातें जो हम डिस्कस करने वाले हैं, याद रखिएगा। जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है इसकी हिंदू नीति कैसी थी, हिंदुओं के लिए इसकी नीति कैसी थी, पहला, इसके समय कौन सा विदेशी यात्री आया हुआ था। ठीक है, इन दो मुख्य बिंदु, और इसके बाद जो है कला और संस्कृति में इसका क्या योगदान है। ठीक है, देखिए देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे तुगलक की हिंदू नीति, यानी ये हिंदू धर्म के लिए जो है किस प्रकार की पॉलिसी अपनाता था उसके बारे में। दूसरा, विदेशी यात्री, ये फॉरेनर के लिए जो है, इसके समय कौन सा फॉरेनर आया हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, और तीसरा याद रखिएगा जिसमें इसने शामिल किया है कला और संस्कृति को शामिल करेंगे इसमें। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले बात करेंगे, देखिएगा सबसे पहले देखिएगा इस विशेषता में जो है या विशेष में याद रखिएगा कि ये तीन घटनाएं जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में याद रखा जाता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, विदेशी यात्री के बारे में। ठीक है, तो याद रखिएगा एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, ठीक है,
तो याद रखिएगा इसके समय जो है, अगर मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है धर्म का विस्तार देखा जाए या धर्म के बारे में देखा जाए कि सभी शासकों ने क्या किया था, हर धर्म के प्रति सहिष्णुता नहीं दिखाई थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी या कोई अन्य धर्म के को मानने वाले जितने भी शासक रहे हैं सबने इस्लाम धर्म को ही महत्व दिया था, याद रखिएगा। लेकिन एकमात्र शासक जो दिल्ली सल्तनत में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, याद रखिएगा, वो है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। इसने जो है इस्लाम धर्म को और हिंदू धर्म को जो है बराबर रख दिया। यानी ऐसी नीति, कोई भी ऐसी नीति नहीं बनाई जिससे इस्लाम धर्म आगे बढ़े या हिंदू धर्म जो है पीछे चला जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा हिंदू धर्म के प्रति सहिष्णुता। सहिष्णुता का मतलब होता है, हिंदू धर्म के प्रति सहिष्णुता का मतलब होता है समान भाव। ठीक है, इक्वेलिटी। तो याद रखिएगा ये जो है हमेशा इक्वेलिटी पर काम करता था। अगर इस्लाम धर्म के प्रति कोई चीजें लगा रहा है तो हिंदू के भी लगाएगा, और हिंदू के प्रति कुछ कर रहा है तो इस्लाम के प्रति भी करेगा। तो ये हिंदू के प्रति क्या था, सहिष्णुता था, या फिर आप इसे कह सकते हैं उदार भाव। ठीक है, याद रखिएगा इसका जो मंत्री था वह एक हिंदू था जिसका नाम था साईं राज। ठीक है, मंत्री जो था वो हिंदू था। ठीक है, तथा जैन धर्म के प्रति भी इसने उदार भाव रखा। ठीक है, तो 3-4 बातें याद रखिएगा तुगलक की हिंदू नीति जो थी, याद रखिएगा, जिसमें इसने धर्म के प्रति जो है सहिष्णुता दिखाई। साथ ही साथ जो है याद रखिएगा साईं राज जो है उसका हिंदू मंत्री था। ठीक है, उच्च पद दिए थे हिंदुओं को, और धार्मिक त्योहारों में भी ये भाग लेता था, याद रखिएगा। और होली में भाग लेने वाला पहला व्यक्ति है या पहला सुल्तान है, याद रखिएगा। ठीक है, तो होली में भाग लेने वाला पहला सुल्तान है। ठीक है, यानी इससे पहले किसी ने होली नहीं खेला था, मोहम्मद बिन तुगलक ने होली खेला था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इसने जो है होली खेलने वाला जो है पहला सुल्तान। हिंदू की धार्मिक त्योहारों में ये भाग लेता था। ठीक है, और जैन विद्वान जो है रखिएगा प्रभासुरी। ठीक है, प्रभासुरी इस समय का जैन विद्वान था, याद रखिएगा, उसके साथ अच्छे संबंध थे इसके। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं विदेशी यात्री के बारे में। तो याद रखिएगा विदेशी यात्री देखिएगा इस समय जो है विदेशी यात्री एक आया हुआ था, याद रखिएगा, जिसका नाम था इब्न बतूता। ठीक है, तो कई बार इसका नाम सुना होगा आपने इब्न बतूता का। ठीक है, कहां से आया था, अफ्रीका से। ध्यान रखिएगा अफ्रीका से आया हुआ था, और किस देश से, मोरक्को। ठीक है, मोरक्को, याद रखिएगा। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया इब्न बतूता किस देश से आया हुआ है, देश पूछता है, अफ्रीका नहीं पूछता, ध्यान रखिएगा। अफ्रीका पूछा सरल है, मोरक्को को याद करना थोड़ा टफ हो जाता है, कई बार मोरक्को याद नहीं आता है। ठीक है, लेकिन अब ध्यान रखिएगा ऑप्शन में मोरक्को आया, देन टिक। ठीक है, तो याद रखिएगा मोरक्को से आया हुआ। ठीक है, अब देखिए इब्न बतूता जो है ना ये बहुत जबरदस्त व्यक्ति, याद रखिएगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो है इब्न बतूता जो है मोरक्को से कहाँ आया, भारत आया, याद रखिएगा। ठीक है, 1333 के आसपास जो है, याद रखिएगा, इसको जो है ना दिल्ली का काजी बना दिया इसने। काजी सभी समझते हैं काजी क्या होता है, इस्लाम धर्म में जो है, याद रखिएगा, जो विद्वान होते हैं। ठीक है, इस्लाम धर्म में जो विद्वान होते हैं उनको काजी कहा जाता है, धर्मगुरु को खलीफा या उलेमा कहा जाता है। ठीक है, तो काजी जो हुआ करते थे ये अध्ययन अध्यापन का कार्य करते थे। ठीक है, तो दिल्ली का अकेला काजी जो है, याद रखिएगा, इतना प्रभावित हुआ इब्न बतूता से कि दिल्ली का क्या बना दिया, इसे काजी बना दिया। अब जब काजी बनाया, ठीक है, तो याद रखिएगा इब्न बतूता ने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं, याद रखिएगा, और बर्नी ने भी इसके समय में कुछ पुस्तकें लिखी हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए 1342 में, ठीक है, 1342 में याद रखिएगा, पहले तो याद रखिएगा 1341 में जो है ना, अब मोहम्मद बिन तुगलक की मैं एक और खास बात आपको बताना चाहूंगा, याद रखिएगा। ये खास बात क्यों, क्योंकि देखिए सभी सुल्तानों ने जो है भारत पर रहकर भारत का विस्तार करने का प्लान किया था कि भारत के क्षेत्र भी हम कानून बनाते जाएंगे, पॉलिसी करते जाएंगे। ठीक है, इसने, ये एक पहला व्यक्ति है जो विदेशी क्षेत्र में जो है आक्रमण किया था, खुरासान। ठीक है, और इसने एक और प्लान किया था कराचिल के बारे में, कराचिल नामक क्षेत्र में भी, हिमाचल प्रदेश का जो कुमायूं पहाड़ी है, याद रखिएगा, उसमें। तो कहा जाता है ये दो क्षेत्र के बारे में। पहला, वहां की जो जनजाति जो थी ना, कराचिल की जो जनजातियां थी वो विद्रोह करती थी बार बार, हमने पढ़ा विद्रोह। तो एक पहला इतिहासकार कहते हैं कि कराचिल का जो क्षेत्र है यहां पर विद्रोह बहुत हुआ करते थे, जनजाति विद्रोह। तो उसको दबाने के लिए जो है इसने अपने सैनिकों को भेजा था, लगभग 1000 सैनिक थे। वापस कितने आए थे, 10 लोग, 10 लोग। ठीक है,
तो शुरू में तो वहां से जीत रहा था, तो बोलते कि गया क्यों था वहां पर? तो बताते हैं, दो लोग बताते हैं, यानी दो इतिहासकार हैं, याद रखिएगा, जिसमें गौरी शंकर जी कहते हैं कि इनके द्वारा जो है यह प्लान किया जा रहा था कि आगे जाकर हम चाइना पे भी इसी रास्ते पर आक्रमण कर सकते हैं। तो ये इसका क्या था, एक प्रकार से विदेशी क्षेत्र में विस्तार करने का नीति था। तो विदेशी क्षेत्र में विस्तार करने की नीति जो है मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में बताई जाती है, बिकॉज किसी भी और सुल्तान के बारे में ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो और साथ ही साथ याद रखिएगा कि 1341 में इसने क्या किया था, राजदूत भेजा था, कहां, चाइना में। ठीक है, 1341 में तो पहली बार तो राजदूत भेजा, उसके बारे में जानकारी प्रॉपर तरीके से नहीं मिलती कि किसको भेजा था। लेकिन 1342 में याद रखिएगा इब्न बतूता को चीन भेजा था, क्या बनाकर, राजदूत बनाकर जो है इब्न बतूता को चीन भेजा, याद रखिएगा। ठीक है, तो चीन भेजने की जो जानकारी मिलती है इसकी, वो ध्यान रखिएगा कि चीन इसे भेजा गया था। ठीक है, और इब्न बतूता की एक रचना है, याद रखिएगा। ठीक है, इसकी एक रचना है जिसका नाम है, पुस्तक का नाम रेहाला। ठीक है, तो इसकी पुस्तक का नाम है रेहाला, जिससे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सारी जानकारी मिलती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये दो घटनाएं, दो बातें याद रखिएगा, पहला हिंदू के प्रति इसकी नीति, दूसरा विदेशी यात्रियों के बारे में। ठीक है, अब देखिएगा इसी के बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो है याद रखिएगा, सबसे पहले संस्कृति के योगदान की बात करें तो याद रखिएगा पहला, सिक्के की शुरुआत तांबे और पीतल के सिक्के बनवाए थे इसने। ठीक है, तो तांबे और पीतल के सिक्के में जो है ना, इसने एक शब्द लिखवाया था, याद रखिएगा, अल सुल्तान जिलही अल्लाह, अल सुल्तान जिलही अल्लाह। ठीक है, अल सुल्तान जिलही अल्लाह जैसे शब्द को लिखवाया था सिक्कों में। ठीक है, अब इसी के साथ याद रखिएगा इसका मतलब क्या होता है, सुल्तान ईश्वर की छाया है। ठीक है, सुल्तान ईश्वर की छाया है, या फिर कहा जाता है कि सुल्तान ईश्वर का समर्थक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है अंकित करवाई थी, याद रखिएगा, बहुत सारे वाक्य थे। साथ ही साथ जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये कवि प्रेमी, साहित्य प्रेमी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक कवि और साहित्य प्रेमी भी था, याद रखिएगा, इसके दरबार में कवि और साहित्य संगीत प्रेमी। ठीक है, एक नगर बसवाया था, याद रखिएगा, जहां पनाह नगर, जहां पनाह नगर बसाया। ठीक है, तो जहां पनाह जो है नगर भी बसाया था इसने, याद रखिएगा। ठीक है, और एक इतिहासकार याद रखिएगा, ईश्वरी प्रसाद, इतिहासकार है ईश्वरी प्रसाद, उन्होंने कहा है कि सल्तनत काल के जितने भी सुल्तान हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा शिक्षित और सभ्य जो शासक रहा है वो कौन है, तुगलक है। ठीक है, किसके अनुसार, ईश्वरी प्रसाद के अनुसार जो है, अपने शब्दों में उसने लिखा है अपनी पुस्तकों में कि दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में, सभी सुल्तानों में जो है सबसे ज्यादा शिक्षित और सभ्य जो सुल्तान था, याद रखिएगा, या सुसंस्कृत शासक था, वो आपका तुगलक था। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये था आपका मोहम्मद बिन तुगलक, इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा इसमें क्वेश्चन पूछा था, याद रखिएगा, इसके 5 घटनाओं के बारे में आपको ये याद रखना है, खुरासान अभियान। ठीक है, दूसरा याद रखना राजधानी परिवर्तन, साकेतिक मुद्रा प्रचलन, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में कराचील क्षेत्र में अभियान, और एक याद रखिएगा लगान बढ़ाना, जो कि 1326 में बढ़ाया गया था। ठीक है, इब्न बतूता को मत भूलिएगा, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देखिएगा, इसके बाद आता है नाम व्यक्ति का, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु जो है सामान्य तौर पर जो है, याद रखिएगा, सामान्य तौर पर जो है अपने विद्रोह को दबाते दबाते हो गया था, यानी विद्रोह इतने ज्यादा हो रहे थे कि विद्रोह से लौटते समय जो है इसकी मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, तो विद्रोह के दौरान जो है इसकी मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, इसकी हत्या नहीं हुई थी, विद्रोह के दौरान जो है इसकी मृत्यु हो गई थी, और उस समय जो है उसके साथ कौन था, फिरोज शाह था। ठीक है, फिरोज शाह कौन है, अब इसके बारे में बात करते हैं तो देखिएगा, ये उसका पुत्र नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, यह उसके चाचा का बेटा है। ठीक है, चाचा का बेटा, रब्ज का पुत्र। ठीक है, जिसका नाम है रब्ज का पुत्र, और वो है आपका फिरोज शाह, ठीक है, तुगलक।
अब देखिए फिरोज शाह तुगलक ना जो है इसकी अनोखी कहानी है, मतलब इसके बारे में आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इसको बनाया क्यों गया, ठीक है, इसकी अलग ही कहानी है। लेकिन सोचिए, इसे जो है दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत का अकबर, यानी कल्याणकारी सुल्तान, ठीक है, कल्याणकारी सुल्तान। लेकिन देखिए यही वो व्यक्ति है जिसने ब्राह्मणों में जो है क्या लगाया है, जजिया कर लगाया है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको क्या बोलते हैं, कल्याणकारी सुल्तान कहते हैं। मतलब इसको कल्याणकारी क्यों कहते हैं, ये इसके बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कल्याणकारी सुल्तान क्यों है ये, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में ना बहुत सारे इतिहासकारों ने कहा है, इसके दो मत थे। एक तो पहला, ये सुल्तान बनना नहीं चाहता था, या तो इसके मन में था सुल्तान बनना इसलिए सुल्तान बन गया, ठीक है, दोनों मत को समझिएगा। पहला, सुल्तान बनना नहीं चाहता था ऐसा माना जाता है। तो ये जो है अगर इसके बारे में अगर आपको मैं इसकी विशेषताओं को बताऊं या फिर इसके जीवन के बारे में थोड़ा सा जीवन परिचय दूं, तो याद रखिएगा इसने ना कभी भी कोई अच्छा काम ही नहीं किया है। मतलब ना सैनिक में अच्छा था, ना किसी प्रकार के शासन में अच्छा था, ना सूबेदार का काम किया, कभी कुछ काम ही नहीं किया इसने, ठीक है। बस एक काम अच्छा किया था इसने, अपने बड़े भैया की बात सुनना, तुगलक की बात मानता था, याद रखिएगा, और यही कारण इसको ऊंचा पद मिलता था केवल, बाकी और कोई कारण नहीं था। ना ही सैनिक अभियान में डायरेक्टली गया, कभी किसी विद्रोह में भाग लिया, कुछ नहीं किया इसने, ठीक है। शराब पीता था, ठीक है, यानी इसके जीवन में जो है कहीं पर भी एक ऐसा स्ट्रांग या संघर्ष आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा इसके द्वारा जब घटनाएं घटी या इसके द्वारा जब ये सुल्तान बना, तो सुल्तान बनने के बाद जो है इसके जीवन में जो है कुछ परिवर्तन हुए, और उसके बाद जो है इसने ऐसा परिवर्तन लिया कि भारत के क्षेत्र में जो है ये कल्याणकारी सुल्तान बन गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बारे में, देखिएगा तो फिरोज शाह तुगलक जो है याद रखिएगा एक ऐसा शासक है जो कि ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि यह जो है शासक नहीं बनना चाहता था, या शासक बनने के विषय में जो है इसके बारे में कहा जाता है कि इसे जो है जबरदस्ती शासक बनाया गया है, ठीक है। किसके द्वारा, तो धर्म गुरुओं के द्वारा, ठीक है। तो धर्म गुरुओं के द्वारा कहा जाता है कि धर्म गुरु ने काफी ज्यादा प्रभावित इसको किया और उसके बाद जो है इसे शासक बनाया। लेकिन ऐसा कुछ इतिहासकारों ने कहा कि इसके मन की इच्छा कुछ और थी, बट ये दिखाया नहीं करता था, ठीक है। ऐसा इतिहासकार भी मानते हैं कि होता है, सुल्तान कौन नहीं बनना चाहेगा, ठीक है, भले एक दिन का बनेंगे। आज इतिहास में हम इसको पढ़ रहे हैं, सभी को पता है सुल्तान जो बनेगा उसको इतिहास में जाना जाएगा कि मैं यहाँ पर शासन किया हूँ, ठीक है। तो अब कौन ऐसा है जो नहीं बनना चाहेगा, तो ऐसे इतिहासकार भी कहते हैं कि फिरोज शाह जो है इसने काफी बातें जो है अपने मन में दबा के रखी हुई थी। लेकिन एक शासक याद रखिएगा, देखिए अब इसके बारे में एक बात ध्यान रखिएगा कि जब ये सुल्तान बना ना तो इसने बहुत कुछ बदल दिया। अब ऐसा बदला कि इस्लाम धर्म के अनुसार जो है पूरी तरीके से शासन व्यवस्था को लागू कर दिया। अभी तक आपने तुगलक के बारे में क्या पढ़ा कि हिंदुओं के प्रति, अन्य धर्मों के प्रति बहुत सारे चीजें उसके साथ जुड़ी हुई थी। इसने जो है पूरी तरीके से हिंदुओं को बाइकाट करके मैनेज करने चालू कर दिया। इसका मतलब यह है कि इसने जो है धर्म के तौर पर जो है किसको अपना लिया, पूरी तरीके से इस्लाम को, और इस्लाम के अनुसार ही कानून बनाने लगा, और जितने प्रकार के कर थे, जितने प्रकार की स्थिति थी, उन सबको जो है मैनेज करना चालू कर दिया इसने, ठीक है। तो इसका जो प्रमुख बिंदु है याद रखिएगा पृष्ठभूमि के तौर पर, रजब का पुत्र, ठीक है, जो कि रजब कौन है, तो याद रखिएगा गयासुद्दीन तुगलक का भाई है, छोटा भाई रजब, और उसी का पुत्र है कौन, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब किसके कहने पर यह शासक बना था, तो याद रखिएगा उलेमाओं के द्वारा। ऐसा माना जाता है कि उलेमाओं के कहने पर सुल्तान बना। लेकिन ध्यान रखिएगा जब ये सुल्तान बन रहा था तो इसके समय जो है ना, ऐसा नहीं कि अकेले प्रतियोगी था, इसमें और भी लोग थे, इसकी बहन, उसकी बेटी, उसका बेटा, बहुत सारे बच्चे थे याद रखिएगा जो सुल्तान बन सकते थे। परंतु इसी को क्यों चुना गया, तो उसका कारण था कि यह जो है तुगलक का मनपसंद व्यक्ति था, ठीक है, तुगलक की बात मानता था, यही एक काम बहुत अच्छा करता था ये, ठीक है। तो इसने जो है इसके कारण जो है इसको सुल्तान की पदवी मिल गई और सुल्तान बना याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो याद रखिएगा इसे जो तुगलक की जो गद्दी मिली है याद रखिएगा 45 वर्ष की उम्र में मिली है, यानी इसकी आयु इस समय कितनी थी, 45 ईयर आयु जो था, ठीक है, 45 वर्ष का आयु याद रखिएगा। और साथ ही साथ याद रखिएगा इसने जो है पूरा का पूरा जब जैसे ही सुल्तान बना, ठीक है, तो याद रखिएगा सुल्तान जो है, ठीक है, शरीयत कानून के तहत जो है, या इस्लाम धर्म के अंतर्गत जितने कानून लाए गए थे, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि शरीयत के अनुसार शासन प्रणाली किसने लाई थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने, याद रखिएगा। और यही एक क्वेश्चन बनता है आज के दिन पे,
याद रखिएगा कि ऐसा कौन सा शासक है दिल्ली सल्तनत का जो शरीयत कानून के तहत जो है शासन करता था। फिरोज शाह तुगलक का नाम याद रखिएगा और इसको आईएमपी रखिएगा, क्योंकि जब आपसे उल्टा पूछा जाएगा ऐसा कौन सा शासक था जो इस्लाम धर्म के विरुद्ध शासन करता था, तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, उसने धर्म को जो है पूरी तरीके से निस्तो नाबूद कर दिया था उस समय। ठीक है, इसने जो है पूरी तरीके से इस शरीयत कानून के तहत, तो शरीयत के अपोजिट अलाउद्दीन खिलजी है और शरीयत के साथ कौन है? ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसने ना एक बात ध्यान रखिएगा, शरीयत कानून तो अपना लिया, तो अब ये सुल्तान बना है किसके कारण? उलेमाओं के कारण। हर बात में इनको खुश करने का प्रयास करता रहेगा, हर बात में इनको खुश करेगा, ऐसे कानून लागू करेगा, ऐसे चीजें करेगा जिससे उलेमा जो है बहुत खुश हो जाए, धर्मगुरु बहुत खुश हो जाए। तो इसकी शासन जो व्यवस्था है उसमें आपको बहुत सारी चीजें ऐसे नजर आएगी। लेकिन आपने सोचा होगा कि अभी तो सर ने बताया कल्याणकारी है, कैसे कल्याणकारी होगा, तो देखिए कैसे बदलाव है और क्या क्या करता है अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलिए तो देखिएगा इसकी सबसे पहले जो है याद रखिएगा धार्मिक नीति की बात करते हैं, क्योंकि इसने जो है शरीयत कानून को अपनाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला जो है इसके कुछ मुख्य बिंदुओं पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, धार्मिक नीति। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे याद रखिए धार्मिक नीति के बारे में। ठीक है, दूसरा है इसके आर्थिक सुधार, आर्थिक सुधार, और तीसरे में याद रखिएगा जब हम डिस्कस करेंगे इसके जन कल्याणी, ठीक है, जन कल्याणी कार्य पर, कल्याणकारी कार्य। ठीक है, इसके अलावा जो है हम बात करेंगे कि इसके निर्माण कार्य पर भी, इससे क्योंकि 300 नगर बसाए थे इसने। ठीक है, तो इसके निर्माण कार्य पर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा इसके जन कल्याणी मतलब सबसे पहले जो है धर्म के बारे में बात करें तो याद रखिएगा सबसे पहले याद रखिएगा कि कट्टर तरीके से जो है धार्मिक नीति को अपनाया था इसने, एकदम कट्टर तरीके से धार्मिक नीति को अपनाया। ठीक है, तो आपको पता होगा शरीयत कानून को कौन मानता है? इस्लाम धर्म मानता है। ठीक है, कौन से? इस्लाम में भी दो धाराएं होती हैं, दो शाखाएं होती हैं, एक सुन्नी और दूसरा सिया होता है। सुन्नी और सिया नाम सुना होगा आप लोगों ने। इस्लाम धर्म को मानने वाले दो अलग अलग शाखाएं होती हैं, एक होता है सुन्नी और एक होता है सिया। इन दोनों में कट्टर कौन होता है? सुन्नी। ठीक है, तो याद रखिएगा शरीयत कानून को बहुत अच्छे से मानने वाले जो है वो सुन्नी है, यानी उसको उसके लिए जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि कट्टर तरीके से या कट्टर नीति से इस्लाम को अपनाया, सुन्नी इस्लाम शासन पद्धति। ठीक है, तो कट्टर तरीके से जो है इस्लाम को अपनाने वाला या कट्टर नीति से जो है इस्लाम को अपनाने वाला शासक याद रखिएगा। साथ ही साथ इसने जो है बलपूर्वक जो है बहुत सारे लोगों को या हिंदुओं को जो है, ठीक है, मुसलमान बनाया था, याद रखिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा जो फिरोज शाह तुगलक जो है ये कट्टर मुसलमान एक सुन्नी शासक था, याद रखिएगा। तो इसने जो है उसी पद्धति को ही अपनाया था। ठीक है, अब इसने क्या किया, जितने भी हिंदू थे जो उसके समय मैंने बताया कि जैसे कि शाही राज जो है उसका मंत्री था, तो जितने ऊंचे पद हुआ करते थे जो कि तुगलक के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ऊंचे पद हुआ करते थे, जो हिंदू रहते थे उस पद में, सबको हटा दिया। ठीक है, दूसरा ऐसे हिंदुओं को जो है मुसलमान बनाने में बहुत ज्यादा फोर्स किया और बहुत सारे लोगों को मुसलमान बनाया भी इसने। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा कि इसने धर्म के तौर पर जो है इस प्रकार से कार्य किया है जिसमें अधिक से अधिक हिंदुओं को मुसलमान में क्या कर दिया, इसने परिवर्तित कर दिया। ठीक है, साथ ही साथ जो है जितने भी उच्च पद वाले व्यक्ति थे, याद रखिएगा, उनको सभी को हटा दिया, हिंदुओं को हटा दिया। और साथ ही साथ याद रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण इसमें इसकी बात में जो एक फैक्ट आता है महत्वपूर्ण रूप से, याद रखिएगा, वो है जजिया कर। किस पर लगाया? ब्राह्मणों पर। अभी तक ब्राह्मणों पर किसी ने भी जजिया कर नहीं लगाया था, याद रखिएगा। कर लगाया जाता था लेकिन 5 लोग को छोड़कर। ठीक है, तो अब याद रखिएगा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया इसने। ठीक है, ठीक है,
तो याद रखिएगा। इसके अलावा जो है इसने जो है नगरकोट में स्थित जो मंदिर थे, याद रखिएगा विष्णु मंदिर, ठीक है, नगरकोट के मंदिर को लूटा। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है जगन्नाथ मंदिर की जो मूर्ति थी, याद रखिएगा, मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था। ठीक है, जगन्नाथ जो पुरी के जगन्नाथ मंदिर की जो मूर्ति है, याद रखिएगा, उसको समुद्र में फेंकवा दिया था इसने। साथ ही साथ याद रखिएगा इसने जो है तेलंगाना के क्षेत्र में, ठीक है, तेलंग जो ब्राह्मण था, याद रखिएगा, ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जो तेलंगानी पूर्व जो क्षेत्र में एक तेलंग ब्राह्मण था जो कि 18 वर्षों तक जो है इसका वजीर रहा है, ठीक है, तो इस वजीर को भी जो है याद रखिएगा इसने उपाधि दी थी, ठीक है, लेकिन ये ब्राह्मण था, ध्यान रखिएगा, बस यही ध्यान रखिएगा जो इसमें एक अलग दिखाता है कि एक तेलंगानी पूर्व ब्राह्मण जो था, याद रखिएगा 18 वर्षों तक इसके साथ काम किया था, वजीर, ठीक है, तो याद रखिएगा इसके साथ इसकी जानकारी मिलती है वो ब्राह्मण था केवल, ठीक है, सिर्फ इसी की जानकारी मिलती है कि इसके साथ कुछ ऐसा चीज नहीं किया इसने, बाकी सभी जगहों पर जो है इसने हिंदू धर्म के प्रति जो है विरुद्ध जो विद्रोह किया या सारा घटना घटा, ये विरोध में किया था, जो कि इस्लाम धर्म के विरोध में जो भी चीजें थी, जो उससे अलग जो भी चीजें थी, उनके विरोध में इसने उसको समाप्त कर दिया था, ठीक है। तो इसकी आप धार्मिक नीति के तौर पर याद रखिएगा कि इसने सबसे पहले क्या किया, तो याद रखिएगा इस्लाम धर्म के साथ जो है शरीयत कानून को पूरी तरीके से भारत में लागू करने का प्रयास किया। दूसरा क्या किया, इसने सुन्नी इस्लाम को जो है शासन के तौर तरीकों पे शामिल किया और जितने भी हिंदू बड़े पद पे शामिल थे, याद रखिएगा बड़े पद पर थे, उनको सभी को हटाया और अधिक से अधिक हिंदुओं को मुसलमान बनाने का प्रयास किया। इसके बाद जजिया कर किसके लिए लगा दिया, ब्राह्मणों के लिए जजिया कर, और इसी को ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि जजिया कर की शुरुआत ब्राह्मणों के लिए किसने की थी, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद नगरकोट के मंदिर को लूटा, याद रखिएगा। इसके बाद याद रखिएगा कि जगन्नाथ मंदिर की मूर्ति जो है, पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है, उसकी मूर्ति में जो है मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था, ठीक है। तो ये सारी घटनाएं जो है इससे संबंधित याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा आर्थिक सुधार की बात करते हैं। इसके समय में इसने काफी ज्यादा आर्थिक सुधार किया था, तो याद रखिएगा इससे पहले जो है ना, ठीक है, आर्थिक सुधार के अंतर्गत जो है एक सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है ना, या अन्य सुल्तानों के समय जो है 24 प्रकार के कर लिए जाते थे, 24 टाइप्स, ठीक है। तो 24 प्रकार के करों को समाप्त करके इसने क्या किया, 4 प्रकार का कर बनाया, ठीक है। तो 24 प्रकार के, इससे पहले के सुल्तान जो थे, याद रखिएगा, उनके द्वारा 24 प्रकार के कर लिए जाते थे, लेकिन इसने क्या किया, सभी करों को समाप्त करके कितने प्रकार के कर, ठीक है। तो ये जो कर या लगान है या टैक्स है, याद रखिएगा, सिर्फ 4 प्रकार से बचाया इसने। पहले था 24 प्रकार, ध्यान रखिएगा, और उसके बाद 4 प्रकार के कर, ठीक है। तो क्या क्या कर थे, याद रखिएगा, तो 2 धार्मिक कर हैं, याद रखिएगा, जिनको भूलिएगा मत, जजिया और जकात, ठीक है। उसके बाद खम्स, याद रखिएगा, लुटेरे वाले कर, ठीक है, और खराज, याद रखिएगा, ये 4 कर ही लागू किया। पहला याद रखिए खराज, दूसरा खम्स, तीसरा जजिया, चौथा जकात, ठीक है। ये 4 कर लागू किए, याद रखिएगा, 24 कर को हटा करके 4 कर लगाए। अब ये 4 कर क्या क्या है, याद रखिएगा, तो भूमि और उपज, तो भूमि और उपज वाला कर क्या कहलाता था, खराज कर, ठीक है। खम्स क्या है, तो सैनिकों के द्वारा लूटे गए कर, तो सैनिक अगर लूट के लाते थे तो उसका कितना हिस्सा लेता था, ये 1/5वां हिस्सा लेता था, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब इसको भी दृष्टिकोणित कर लिया कि मुझे इतना ही हिस्सा चाहिए, मुझे उससे ज्यादा हिस्सा नहीं चाहिए। इसने प्लान ये किया था, याद रखिएगा। अभी तक क्या करते थे बाकी लोग, अधिक से अधिक बड़ा हिस्सा जो है वो खुद रखते थे सुल्तान, लेकिन इसने क्या किया, 1/5 कर, ठीक है, 1/5वां हिस्सा लेना प्रारंभ किया किसने, फिरोज शाह ने, याद रखिएगा। इसी प्रकार जजिया कर, याद रखिएगा, तो ब्राह्मणों पर लगा दिया इसने जजिया कर, तो याद रखिएगा गैर मुसलमानों पर लागू, और ये था मुसलमानों पर, ठीक है, अपनी कमाई का एक हिस्सा। तो लगभग मान के चलते हैं, याद रखिएगा, इनकी कमाई का जो एक हिस्सा था, ये जो कर में होता था, ठीक है, जकात, याद रखिएगा, तो लगभग मान के चलिए कि इसका जो क्षेत्र था, ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं कि इनकी कमाई से लगभग
2.5% का, ठीक है, यानी कमाई के हिसाब से 2.5% जो है आपके जकात कर ले लिया जाता था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर जकात, गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला जजिया, लूटा हुआ माल पर लगाने वाला कर खम्स, और भूमि और उपज पर लगान जो होगा खराज, ठीक है। तो 4 प्रकार के कर इसमें चलते थे, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसने एक कर और लगाया था जो बाद में लिया जाता था, वो सिंचाई पर कर हुआ करता था, ठीक है। 1/10 का जो कर हुआ करता था, इसे नाम दिया गया था हक ए सर्ब, ठीक है, हक ए सर्ब। ये बाद में याद रखिएगा, हक ए सर्ब, ये इन करों के साथ शामिल नहीं था। जब ये समय कर लगा दिया गया था, याद रखिएगा, तब सिंचाई की व्यवस्था की थी इसने। तो जब सिंचाई की व्यवस्था की तो बोला कि अब पानी मैं आपको दूंगा तो मुझे टैक्स चाहिए, तो उस टैक्स का नाम दिया गया हक ए सर्ब, जो कितना होता था, 1/10 होता था, ठीक है। इसे याद रखिएगा, एरीगेशन के लिए है, ठीक है, इरिगेशन के लिए है। इसके बाद देखिएगा ठीक है, तो याद रखिएगा, अब ये पहला जो सुल्तान था, याद रखिएगा, जिसने राज्य की आय जानने का प्रयास किया था। अभी तक किसी भी राज्य के सुल्तान ने जो है आय को जानना नहीं चाहा कि कितना आता है, कितना जाता है, क्या है, किसी ने पता नहीं चला, ठीक है। तो फिर इसने क्या किया, एक राजस्व विभाग के लिए जो है एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम है निसामुद्दीन, निसामुद्दीन जुनैद, ठीक है। तो निसामुद्दीन जुनैद को जो है राजस्व का अधिकारी बनाया, और उसने आकलन लगाया कि सालाना जो है वार्षिक आय लगभग 6.75 करोड़, ठीक है, टंका आकी थी। मतलब राजस्व विभाग के लिए जो है, थोड़ा सा आप यहां पर याद रख सकते हैं, निशामुद्दीन जुनैद का नाम, यह है राजस्व का अधिकारी, और इसी ने बताया था, याद रखिएगा, कितना वार्षिक आय होता है, ईयरली जो इनकम है वो होगा 6.75 करोड़ टंका, ठीक है। तो ये बताया कि साल भर में जो है इतना कमाई हो जाता है इसमें, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, फिरोज शाह के समय जो है निजामुद्दीन जुनैद, ठीक है, ये राजस्व का अधिकारी था, आप इसको कह सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो आय जानने के लिए जो है निसामुद्दीन, ठीक है, सॉरी निजामुद्दीन मत बोलिएगा, निसामुद्दीन है इसका नाम, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा, इसने जन कल्याणी जो काम किए थे उस पर ध्यान रखिएगा कि इसने कौन कौन से जन कल्याण के लिए काम किया था, कल्याणकारी क्यों कहते हैं इसको, अब इसका कारण ये देखिएगा। तो देखिएगा इसने जो है ना कुछ कार्य ऐसे किए थे, याद रखिएगा, जो कि अद्भुत थे, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि इसके कार्य के जो पैमाने थे वो बिल्कुल अलग था, कि आप इसे याद रख सकेंगे कि इसने क्या काम किया था, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, यह जो है सुल्तान ऐसा सुल्तान था जो दासों से बहुत प्रेम करता था। इसके टाइम पर कहा जाता है कि पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा दास इसी के टाइम पर रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक दास किसके समय रहे हैं, ठीक है। लगभग 1,80,000 आसपास के जो है इसके समय दास रहते थे, याद रखिएगा, लगभग, ठीक है। तो 1 लाख के आसपास अगर दास रहते तो बहुत सारे दासों की संख्या मानी जाती है। तो इसने क्या बनवाया था इनके लिए, तो याद रखिएगा, अपने आय का पूरा पैसा लगभग अधिकांश अपव्यय जो है फिरोज शाह किसके लिए करता था, दासों के लिए। इस लोगों के लिए बनाया था दीवाने बंदगान, ठीक है। तो दीवाने बंदगान एक ऐसा क्षेत्र था, याद रखिएगा, दीवान ए बंदगान। तो याद रखिएगा दीवाने बंदगान क्या है, दासों के रहने के लिए व्यवस्था किया था इसने, ठीक है। और साथ ही साथ जो है जितने भी गरीब या असहाय मुसलमान होते थे उनकी सहायता के लिए जो है, ठीक है, अपने राजकीय खर्च से जो है ये दीवाने बंदगान चलता था, ठीक है। तो पहला दीवाने बंदगान जन कल्याण योजना के तहत। दूसरा याद रखिएगा दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात। अब ये खैरात जैसा शब्द जो है आपने सुना ही होगा, खैरात में आया है क्या, ठीक है। मतलब याद रखिएगा असहाय विधवा स्त्री या फिर ऐसे असहाय व्यक्ति जिनको जो है आवश्यकता है किसी क्षेत्र में रहने के लिए, तो उनके लिए जो है इस प्रकार का खैरात जैसे चीजें जो है इसने खोली थी, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब लोगों की सहायता के लिए खोला गया वह क्षेत्र जिसमें उनको दान मिलता था, याद रखिएगा। तो इसे कहते थे दीवाने खैरात, ठीक है।
इसके बाद जो है याद रखिएगा, जीवन के अंतिम चरणों में जो है इसने क्या किया था कि लोगों की हेल्थ के बारे में या स्वास्थ्य के बारे में इसने सोचा, यानी एक प्रकार का ऐसा क्षेत्र जहां पर लोगों को स्वास्थ्य संबंधी चीजें जो है मिल सके, मेडिकेयर हो सके उनका, ठीक है। तो दारुल सफा, ठीक है, नाम याद रखिएगा, इसने दारुल सफा खोला था, दारुल ए सफा। तो दारुल सफा जो है लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जो है जो भी सहायता हो सके उसके लिए जो है फ्री में, याद रखिएगा, ये खोला गया था, ठीक है। तो सुल्तान ने जो है एक राजकीय अस्पताल के नाम से जो है इसे खोला और जहां पर गरीबों का मुफ्त इलाज होता था, ठीक है। तो तीन चीजें, दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात और तीसरा आपका दारुल सफा, फिरोज शाह तुगलक ने किया था ये, ठीक है। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा इसने जो है रोजगार दफ्तर भी खोला था कि लोगों को कार्य मिले, और ये तीन महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। बाकी ये रोजगार दफ्तर खोला था इसने, ठीक है। साथ ही साथ जो है बहुत सारे, याद रखिएगा, कहना चाहिए कि शिक्षा के प्रसार के लिए जो है मदरसा भी खुलवाए थे इसने, ठीक है, मदरसा खुलवाए। तो ये इसके कल्याणकारी योजना में जो है शामिल हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके निर्माण कार्य को देखिएगा, किसने क्या क्या निर्माण कराए थे, ठीक है। तो याद रखिएगा गयासुद्दीन जो है, गयासुद्दीन पहला सुल्तान था, ठीक है, जिसने जो है नहरों के लिए जो है इतिहास में उसका नाम लिया जाता है कि नहर बनवाए थे इसने, गयासुद्दीन, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब बात की जाए बड़े पैमाने पर नहर बनाने की तो याद रखिएगा फिरोज शाह का नाम आता है नहरों के निर्माण में, ठीक है। तो पहला काम है नहरों का निर्माण कराया, नहरों का निर्माण कराया, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा नहरों के निर्माण के साथ साथ जो है इसने, याद रखिएगा, 5 जो बड़ी नहर थी, ठीक है, 5 नदियों पर, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये 5 नदियों पर जो है थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं कि 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था इसने, ठीक है। तो नदी का नाम याद रखिएगा, पहला है आपका, यहीं पर मैं काउंट कर ले रहा हूं, देखिएगा, सबसे पहला जो है यमुना नदी पर बनाया था इसने, दूसरा आपका सतलज पे बनाया था इसने, तीसरा आपका सिरमौर में, चौथा आपका यमुना से लेकर फिर से, याद रखिएगा, यमुना से लेकर आपका फिरोजाबाद तक निर्माण कराया था, यमुना से फिरोजाबाद, ठीक है। और उसी बात जो है घग्गर नदी से फिरोजाबाद तक जो है, घग्गर नदी से फिरोजाबाद। तो ये 5 जो है याद रखिएगा इसने नहर का निर्माण कराया था। पहला नहर जो है याद रखिएगा इसने यमुना नदी पर हिसार तक के लिए बनाया था, 150 किलोमीटर तक का जो है, 150 मील तक जो है लंबी थी ये नहर, ठीक है। तो इसके द्वारा जो है काम किया गया। अब देखिए इसके अलावा जो है ना इसने प्लान किया था कि मुझे और पैमाने पर जो है बड़े शहर, 5 बड़े शहर बसाने की बात की जाती है, लेकिन इसने 300 से ज्यादा शहर बसाए थे, याद रखिएगा। ये तो नहर की बात हो गई, 5 नहर बनाया था, 5 बड़े नहर, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो है याद रखिएगा इसने शहर बसाया था, ठीक है, निर्माण कार्य में। तो याद रखिएगा पहला 300 से अधिक शहर बसाए, और याद रखिएगा लगभग 1200 के आसपास बाग बगीचे का निर्माण कराया था, ठीक है। तो 1200 फलों के बाग लगवाए थे इसने, ठीक है, याद रखिएगा 1200 फलों वाले बाग। इसका रख रखाव भी देखने के लिए जो है प्रसार किया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो 1200 फलों वाले बाग का निर्माण करने वाला जो है शासक के तौर पर जाना जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि इससे भी इसकी आमदनी बढ़ रही थी अब यहां पर, ठीक है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा इसने 5 बड़े शहर बनवाए थे, 5 बड़े शहर। तो इसे 5 बड़े सिटियों का नाम याद रखिएगा कि फिरोज शाह जो है इसने सबसे पहले बनाया था, याद रखिएगा, जौनपुर। तो जौना खां किसका नाम था, कल ही हमने डिस्कस किया, हाँ, जौना जूना दोनों बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जूना खां भी लिखा मिलेगा या जौना खां मिलेगा, मोहम्मद बिन तुगलक का। तो याद रखिएगा उसी के नाम पर ये शहर बसाया गया था, जौना, ठीक है। तो जौनपुर नाम याद रखिएगा, ठीक है। जूना खां भी बोलते हैं, जौना खां भी बोलते हैं। तो कई बार इतिहासकार उसे जौना खां या जूना खां के नाम से जाने जाते हैं, याद रखिएगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि जूना या जौना अलग अलग नहीं है, वो एक ही व्यक्ति है,
ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम याद रखिएगा। तो अपने बड़े भाई के नाम पर इसने एक शहर बसाया। इसके बाद देखिएगा फिरोजाबाद, तीसरा जो है फिरोजपुर, छोटा भाई, ठीक है, हाँ छोटा भाई, याद रखिएगा। फिरोजाबाद, फिरोजपुर, और उसके बाद जो है आपका फतेहाबाद और हिसार, फतेहाबाद और हिसार, याद रखिएगा। इसने 5 बड़े शहर को बसाया था, ठीक है। हाँ हाँ, उसी, ये सब जो नाम आपको सुनने को मिलता है ना, इसी के टाइम पे बना हुआ है, ठीक है। फतेहाबाद, जौनपुर, आज भी देखेंगे तो ये सभी नाम मिलेंगे आपको। और इसके अलावा देखिएगा इसके द्वारा जो है कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा, जैसे कि इसने क्या किया था, अशोक स्तंभ, ठीक है, 2 अशोक स्तंभ जो है लाकर दिल्ली में लगवा दिया था। तो याद रखिएगा मेरठ का और खिजराबाद का 2 अशोक स्तंभ जो है कहां रखा गया था, अशोक ने बनवाया था अशोक स्तंभ, दिल्ली में लाकर लगवा दिया इसने, ठीक है। तो अशोक स्तंभ जो है कहां कहां का, एक खिजराबाद, नहीं नहीं, अशोक ने अपने टाइम पे बनवाया था उसको, उसको निकाल के लाया और दिल्ली में लगवा दिया इसने, ठीक है। तो इसने शिफ्ट किया है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो खिजराबाद का और दूसरा मेरठ का कहां ले आया, दिल्ली में लगवाया। ये क्वेश्चन पूछा था, याद रखिएगा, अशोक स्तंभ को किसने चेंज किया था या जगह किसने चेंज किया था, तो फिरोज शाह ने किया था, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा इसके द्वारा किया गया और कार्य है, जैसे कि लोक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो लोक निर्माण विभाग का गठन किया इसने, साथ ही साथ याद रखिएगा इसने कुतुब मीनार का ऊपरी मंजिल बनवाया था, ठीक है। तो 3 व्यक्तियों का नाम याद रखिए, कुतुब मीनार से 3 व्यक्तियों का नाम जुड़ा हुआ है, किसका किसका, हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह, याद रखिएगा, ठीक है। तो इन तीनों ने मिलकर कुतुब मीनार को पूरा किया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हालांकि इल्तुतमिश ने पूरा कर दिया था, बट उसका एक बिल्डिंग और इसने बना दिया, उसका एक मंजिल, ठीक है। इसलिए 3 लोग का नाम आता है, ध्यान रखिए, कुतुब मीनार में 3 लोग का नाम चलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कुतुब मीनार का ऊपरी मंजिल जो है इसने बनवाया था, याद रखिएगा, ठीक है। लोक निर्माण विभाग का स्थापना किया इसने, और साथ ही साथ याद रखिएगा इसने जो है सिक्के चलवाए थे, याद रखिएगा, चांदी के, ठीक है। तो चांदी के सिक्के और तांबे के, तो याद रखिएगा दोनों सिक्के जब चलवाए इसने तो किस नाम से चला, तो याद रखिएगा जो चांदी के सिक्के थे उसे संसगनी कहते थे, संसगनी, ठीक है। चांदी के सिक्के का नाम संसगनी था, ठीक है। वही अगर बात करें तांबे के सिक्के की, याद रखिएगा, तो तांबे का से जो सिक्का हुआ करता था वो था आपका अद्धा, ठीक है, अद्धा या बिक भी कहते थे। तो संसगनी या अद्धा, इस शब्द जो सिक्के थे उनके नाम थे ये, ठीक है। चलिए अब देखिएगा इसके द्वारा जो है ना कुछ प्रथा चलाई गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। और उन प्रथाओं को याद करिएगा कि इनके प्रथा में जो है क्या क्या चीज शामिल थी, बस प्रथा की बात करेंगे, ठीक है। और इसी के समय जो है एक आक्रमण हुआ था, याद रखिएगा, इसी के समय आक्रमण हुआ था किसका, तैमूर का आक्रमण, यानी मंगोल आक्रमण सबसे बड़ा आक्रमण माना जाता है, याद रखिएगा। और इसके बाद इनकी कहानी चेंज हो जाती है, और कहानी चेंज होगी तो क्या आएगा, जब तैमूर जो है काफी क्षेत्र में जो है जीतेगा, लूटेगा, दिल्ली को पूरी तरीके से लूटेगा, तो फिरोज शाह का जो पूरी स्थिति याद रखिए कमजोर होकर छोटा हो जाएगा। और इसके बाद जो है इस स्थिति में आ जाएगा कि तुगलक के जो पतन का कारण जो है एक आक्रमण बन जाएगा, और उसके बाद जो है आपका सैयद वंश की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि खिज्र खां जो याद रखिएगा तैमूर के साथ आया हुआ था उसी को दिल्ली सौंप दिया जाता है, और इस प्रकार से सैयद वंश की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। चलिए तो ये ध्यान रखिएगा, इसके समय में मंगोल के आक्रमण की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर ध्यान रखिएगा कि इसके समय में दो घटनाएं और याद रखिए, दो इंपॉर्टेंट बात और याद रखिएगा। एक है आपका प्रथा की शुरुआत, प्रथाओं की शुरुआत,
ठीक है। तो प्रथाओं की शुरुआत में याद रखिएगा सबसे पहला था इजारेदारी प्रथा, इजारेदारी प्रथा। और दूसरी प्रथा याद रखिएगा जिसमें सैनिकों को जो है वंशानुगत रूप से सैनिक बना दिया गया था, याद रखिएगा, जिसे कहा जाता है एवजी प्रथा, एवजी, एवजी प्रथा। देखिएगा इजारेदारी प्रथा जो है, मैंने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था, याद रखिएगा। तो इजारेदारी प्रथा जो है एक प्रकार से ऐसा समझिए कि जो जागीर हुआ करते थे, ठीक है, उनको जो है अब उनके पुत्र को जो है फ्री में जागीर बना दिया जा रहा था। इसको कहते हैं इजारेदारी प्रथा, ठीक है। यानी इसके अंतर्गत जो है जागीरों के जो वंशानुगत हुआ करते थे पुत्र जो होते थे, उनको इस प्रथा के तहत जो है जागीरदार का बेटा क्या बनेगा, जागीरदार बनेगा। ऐसा वाला जो सिस्टम है इसे इजारेदारी प्रथा कहते हैं, ठीक है। और एवजी प्रथा क्या होगी कि सैनिक का बेटा क्या बनेगा, सैनिक बनेगा, तो एवजी प्रथा बन गया ये, याद रखिएगा, ठीक है। और इससे सैन्य सेवा जो है लोगों को हमेशा आजीवन पेंशन मिलने लगा, याद रखिएगा। मान लीजिए कि जैसा माली, जो माली हुआ करता था उसका बेटा फिर आके मालिक का काम करता है, ठीक है। तो उसी प्रकार इस सभी प्रकार की जो व्यवस्था थी, जॉब थी, उसको हमेशा के लिए क्या बना दिया इसने, सिस्टमेटिक बना दिया कि अब उसका बेटा आएगा फिर से ये काम चालू कर देगा, ठीक है। तो अब किसी को रिक्रूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नया कोई आएगा नहीं, ठीक है। और पेंशन लगातार उनको मिलता रहेगा। इस प्रकार से व्यवस्था जो है इसने दो प्रथाओं को शुरुआत करके कर दिया था, ठीक है। अब इसी के बाद देखिएगा एक और इसके योगदान जो है, ठीक है, इसके उत्तराधिकारी के तौर पर देखिएगा, ठीक है, सीधे से इसके उत्तराधिकारी के तौर पर इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद जो है शासन व्यवस्था पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिएगा चूंकि तुगलक के समय ही धीरे धीरे क्या हो रहा था, याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही क्या हो रहा था, दक्षिण जो है अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। इस समय विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य आ चुके थे, ठीक है। तो इसके कारण से याद रखिएगा कि धीरे धीरे जो है क्षेत्र क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। यानी दिल्ली सल्तनत जो है फिर से, जो कि इसने अलाउद्दीन खिलजी ने बढ़ा के रखा था, अब फिर से तुगलक वंश में क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे कम होते होते जो है अब ऐसा कहा जाता है कि कई बार ऐसा लोग कहते थे कि जो अभी का सुल्तान है वो कहां से कहां तक के लिए है, दिल्ली से पालनपुर के लिए है, दिल्ली से पालनपुर, ठीक है। तो स्थिति जो है धीरे धीरे फिर से कम हो जाता है, याद रखिएगा। तो धीरे धीरे जो साम्राज्य है अब उसका जो है संकेंद्रण होना चालू हो जाएगा, यानी कि क्षेत्र जो है छोटा होने लगता है, ठीक है। अब इसके समय में कुछ बातें और ध्यान रखिएगा कि इसके समय जो है उत्तराधिकारी कौन थे, ठीक है। तो देखिएगा फिरोज शाह तुगलक का जो उत्तराधिकारी था, उत्तराधिकारी का मतलब होता है कि शासन व्यवस्था अब किसके हाथ में जाने वाला था, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक का पौत्र, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक का पौत्र था, याद रखिएगा, ठीक है, जो कि गयासुद्दीन तुगलक के नाम से, गयासुद्दीन तुगलक के नाम से और इसके साथ क्या लगा देंगे आप, द्वितीय, ठीक है, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक ने ही क्या किया था, इस वंश को स्थापित किया था, याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद याद रखिएगा, उसके बाद एक शासक और आता है नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक, ठीक है। तो ये इसके बाद जो है याद रखिएगा, इसके बाद आता है नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक, ठीक है, याद रखिएगा। तो नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक जो है इसके समय में यह अंतिम शासक था, याद रखिएगा, इस वंश का, जो कि इसका टाइमिंग रहा है 1394 से लेकर लगभग 1412 के आसपास। और इसके बाद यह अंतिम शासक हुआ इस समय का, ठीक है। और तैमूर के आक्रमण के बाद जो है याद रखिएगा साम्राज्य इतना छोटा हो गया इस समय में, याद रखिएगा, जिसमें लोग कहते हैं कि विश्व के सम्राट तुगलकों का राज्य जो है, ठीक है, विश्व के सम्राट तुगलकों का राज्य कहां से कहां तक, दिल्ली से पालनपुर तक फैला हुआ है। आप देखेंगे ना, दिल्ली से पालनपुर कुछ ही दूरी तक है, ऐसा करके खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है, इतिहास का टोन कसते थे, एक्चुअल में ये टोन है एक तरीके का, ट्रोल करना इसके कहते हैं, ठीक है, कि विश्व का सम्राट है लेकिन कहां से कहां तक राज्य फैला है, दिल्ली से पालनपुर तक। तो याद रखिएगा ये किसके समय में, यहां तक आते आते ऐसा हो गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा इसी के समय ऐसा कहा जाता है साम्राज्य दिल्ली से पालनपुर तक इतना ज्यादा जो है पतन हो चुका था इसके साम्राज्य का, ठीक है, धीरे धीरे समाप्त हो गया था। तो याद रखिएगा। और इसके बाद जो है
इसकी मृत्यु के बाद जो है तुगलक वंश पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। यार इसका कारण क्या है, तो याद रखिएगा तैमूर लंग का आक्रमण। इसके कम होने का या इसके जो घटनाएं घटी हैं इसके समय में कि इसके पूरे क्षेत्र को लूट लिया गया, तो याद रखिएगा तैमूर लंग का आक्रमण जो है सबसे बड़ा कारण है, याद रखिएगा। और उसने 1414 के आसपास 1413 या 14 के आसपास जो है आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद याद रखिएगा कि अब जो है पूरे दिल्ली को लूटा, और लूटने के साथ ही जो है यहाँ पर सिंध के क्षेत्र में एक व्यक्ति को छोड़ दिया, उसका नाम था खिज्र खां। ठीक है, तो खिज्र खां ने फिर क्या किया, दिल्ली में सल्तनत स्थापित कर ली और उसने जो है सैयद वंश की शुरुआत की। ठीक है, तो तैमूर लंग के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्या है तैमूर लंग। ठीक है, तैमूर लंग का आक्रमण मंगोल के तौर पर इसे जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा तैमूर जो था, तैमूर लंग जो है याद रखिएगा मध्य एशिया का चगताई तुर्क समुदाय से संबंधित है, याद रखिएगा। यानी चगताई जो है इसका समुदाय का नाम है, मध्य एशिया से संबंधित है, मिडिल ईस्ट से। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे चगताई समूह का कहा जाता है, चगताई तुर्क। ठीक है, सामान्य तौर पर अगर आप इसका जीवन देखेंगे ना तो बहुत सामान्य जीवन रहा है इसका। ठीक है, मतलब एक छोटे से जागीर का जो है, इसके पिता जो है इसके छोटे से जागीर के राजा हुआ करते थे या शासक हुआ करते थे, उनके मृत्यु के बाद एक छोटा सा जागीर इसको मिला था तैमूर को। ठीक है, लेकिन बाद में याद रखिएगा इसने अपने साम्राज्य की राजधानी जो है, ठीक है, समरकंद में बनाई थी। यानी जब बाद में धीरे धीरे ये बड़ा हुआ तो याद रखिएगा इसने क्या किया, राजधानी बनाया किसको, समरकंद को। समरकंद कहाँ है आपको जानकारी होगा, याद रखिएगा कई बार पूछा जाता है, उज्बेकिस्तान को। वर्तमान का जो उज्बेकिस्तान है वही इसकी राजधानी हुआ करती थी, याद रखिएगा तैमूर लंग की। ठीक है, और याद रखिएगा तैमूर लंग के समय जो है आक्रमण किया, उस समय जो है नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह जो है शासक था तुगलक वंश का अंतिम समय में, और 15 दिन तक जो है इसने कत्लेआम किया। और याद रखिएगा भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है या पश्चिमी भारत का जो क्षेत्र है वो खिज्र खां को सौंप कर वापस चला गया था। तो 15 दिन तक दिल्ली में घूमा था, इसकी हिम्मत नहीं थी कि कोई इसको छेड़ दे या इसको कोई रोक ले या फिर इससे जो है कोई विद्रोह कर दे। ठीक है, तो 15 दिन तक कत्लेआम दिल्ली में करने के बाद ऐसा कहा जाता है कि पूरे भारत भूमि में जो है खासकर पश्चिम के क्षेत्र में और दिल्ली के क्षेत्र में जो है इसने 15 दिन तक जो है हाहाकार मचा दिया था। ठीक है, और उसके बाद जो है खिज्र खां को आक्रमण के किसके समय हुआ था, तुगलक शासक नसीरुद्दीन शाह तुगलक के समय 1414। और याद रखिएगा भारत को लूटा और पश्चिम भारत का क्षेत्र खिज्र खां को सौंप कर चला गया। ठीक है, और इस प्रकार से जो है याद रखिएगा कि एक नया जो वंश है उसकी स्थापना होती है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ याद रखिएगा इसके बाद जो है 14 से लेकर 1451 तक जो है एक नया राजवंश जो है स्थापित हो जाता है। ठीक है,